Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about class 9 of Social Studies, chapter 4th of Economics, Food Security in India. In our previous class we are studying about what is food security, who are food secure and who are insecure for their foods, यानी कौन कौन लोग हैं जिनको फूड की हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। आज हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे होती है। सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970 द कंट्री हैज अवॉइडेड फार्मिंग इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। 1917 के टाइम जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो फैमिन थी उसको अवॉइड कर दिया था। किसके कारण? वेदर कंडीशन के कारण। इंडिया हैज़ बीन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रोइंग इन अवर कंट्री। हमारे इंडिया में जो खाद्यान्न है मतलब भोजन है उसकी पिछले 30 साल से हम लोग खुद ही उसको सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं, यानी खुद ही इतना अपनी कंट्री में उसको ग्रो कर रहे हैं कि हम लोग हमारी कंट्री के लोगों तक इजीली फूड से अवेलेबल करा सकें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह की वेराइटीज़ के क्रॉप यूज़ किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज, यानी हमारे यहाँ फूड कैसा अलग अलग तरीके से अवेलेबल रहता है। एट द कंट्री level has further been insecure with us careful of designing food security system by the government. This system has two component buffer stock and public distribution function. तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम इजीली फूड सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने क्या है फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है ताकि उनको इजीली क्या है फूड हम अवेलेबल करा सकें। तो इसको हमने दो कंडीशन में दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है बफर स्टॉक और फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग बाय द गवर्नमेंट दोज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। द FCI परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन द स्टेट वेयर देयर इज सल्फर प्रोडक्शन। द फार्मर आर पेड अ प्री-अमाउंटेड प्राइस फॉर दिस क्रॉप्स। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ मेनली कौन सी जो फूड क्रॉप्स है वो यूज़ किए जाते हैं, गेहूँ और चावल। तो सरकार क्या करती है, जो उसके पास खाली ज़मीन है सरकार की उसमें वो गेहूँ और चावल उगाने का काम करती है और उसको फिर भी पर्याप्त नहीं होता तो वो क्या करती है फार्मर्स से डायरेक्ट वो चीज़ खरीद लेती है और उसको जो हमारी मतलब पॉवर्टी लाइन में जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वो क्या करती है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर अवेलेबल कराती है। ऐसी प्राइस उसकी रखती है जिससे कि कोई भी उसे व्यक्ति खरीद सके। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा राशन कार्ड वगैरह की हेल्प से क्या होता है, गवर्नमेंट ने 1 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये या 2 रुपये किलो चावल की मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस रखी है ताकि कोई भी जो गरीब से गरीब इंसान है वो उस चीज़ को ईजिली ले सके और कम से कम एक दिन का भोजन तो वो आराम से कर सके। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide indicatives to farmers for raising the product of their crop. The purchased food grains are stocked in the granary. क्या होता है कि हर साल गवर्नमेंट एक चीज़ डिक्लेयर करती है कि फार्मर्स से उनके जो सीज़न से पहले ही उनसे उनके फसलों के दाम तय कर लेती है और जैसे ही क्रॉप आता है तो वो क्या करती है वो डायरेक्ट उस चीज़ को परचेज करके अपनी ग्रेनरी यानी अपने जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पर स्टोर करके रख लेती है। कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो बफर स्टॉक है उसको कैसे क्रिएट करती है। दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डिकेट्स एरिया एंड अमंग द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस आर नोन एज रिजर्व प्राइस। दिस ऑल्सो हेल्प रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ स्टोरेज ऑफ फूड। क्या होता है कि कुछ जो कहते हैं ना कंट्रोल वगैरह जिन्हें बोलते हैं, तो कुछ जो गवर्नमेंट की शॉप्स वगैरह होती हैं जिनको अलग अलग एरिया में लगा दिया जाता है, वहाँ पर ये क्या होता है जो पुअर लोग होते हैं उनको
एक सपोर्ट इशू प्राइस बोलते हैं जिसको, कि एक इशू प्राइस जो वो निर्धारित कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 1 और 2 रुपये, तो इस प्राइस पे वो लोग क्या है वो कंट्रोल पे वो सामान अवेलेबल करवा देते हैं, क्योंकि वो उनकी शॉप्स होती हैं और इजीली कोई भी जो पुअर पर्सन है वो आकर वहाँ से इजीली वो उस रिटेल प्राइस पर वो खरीद सकता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं जो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण उनके पास स्टोरेज नहीं है, जैसे वेदर कंडीशन हो गई या कोई कैलामिटी आ गई, तो ऐसे टाइम में क्या है गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? द फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड ration shops among the poorest sections of the public। अभी तो बफर स्टॉक में तो उन्होंने क्या किया, पूरा स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि जब कोई क्लैमिटी वगैरह हो या कोई भी मुसीबत आए तो वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए फूड अवेलेबल करा सकें। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह राशन की जो दुकानें होती हैं वो लगा देते हैं, ताकि वहाँ से पुअर सेक्शन की जो सोसाइटी है उस लोग वहाँ पर जाके कुछ मतलब उसमें आधार कार्ड या राशन कार्ड वगैरह लगता है, वो दिखाकर वहाँ से राशन शॉप से इजीली राशन खरीद सकते हैं। और इस राशन शॉप का टर्नओवर क्या होता है 5.5 लाख, अभी तक हमारी कंट्री में 5.5 लाख से ज़्यादा राशन की दुकानें हैं जो कि हम क्या करती हैं फेयर प्राइस में यानी उचित दाम पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती हैं, कैरोसिन अवेलेबल कराती हैं, क्योंकि भाई कोई भी इंसान है, कोई गरीब इंसान है तो वो उसके पास गैस चूल्हा होना तो ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए कैरोसिन भी अवेलेबल कराती है ताकि वो फायरवुड जलाकर खाना बना सके। शुगर, राइस, वीट ये सब वो इजीली अवेलेबल कराती है, जिससे क्या होता है कि राशन शॉप जो होती हैं उनको सही दाम पर सही चीज़ें दे सकें। काफ़ी सारे फूड वर्क भी किए जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए काम किए जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं, वुमेन डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सब वही जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लोग किसी भी चीज़ से मतलब उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इजीली खा पी सकें रह सकें, तो ये सब प्रोवाइड कराने का काम करती है। उसके बाद आती है द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एंड affordable price and enable peoples to live a life with dignity. Under this act 75% of the rural population and 50% of the urban population has been categorized as eligible household for food security. The National Food Security Act जो था 2013 का, उसके अनुसार काफ़ी सारे लोगों को, जैसे कि उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज में 75% और अर्बन एरियाज में 50% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसको उस टाइम पे इस कैटेगरी के अंदर रखा गया था कि जिसको हम लोग क्या कर सकें इजीली कोई भी जो खाना है या फूड सिक्योरिटी है उन्हें दे सकें। अब करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करंट पब्लिक का स्टेटस क्या है, तो ये जो पूरा आपको चार्ट बना हुआ दिख रहा है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनका जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है धीरे धीरे करके डेवलप होता जा रहा है। काफ़ी सारी उनके बाद स्कीम्स भी चलाई गई, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत अभी जैसे मैंने आपको बताया जिनके पास BPL कार्ड वगैरह है उनको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल प्रोवाइड कराए जाते थे, और ये क्या है एक बार में उन्हें 25 से 35 किलो दे दिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो BPL कार्ड के बिलो जो लोग काम कर रहे हैं रह रहे हैं उनको ईजिली फूड अवेलेबल हो जाता था और बहुत ही कम प्राइस पर फूड अवेलेबल होता था, जिसके कारण क्या होता था वो लोग इसको इजीली खरीद सकते थे। अब है रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। अब कॉर्पोरेटिव का क्या रोल होता है फूड सिक्योरिटी में? द कॉर्पोरेटिव्स आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जो कॉर्पोरेटिव्स होते हैं उनका फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है, स्पेशली इन द साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट जो होते हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। द कॉर्पोरेशन सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड टू पुअर पीपल। जो कॉर्पोरेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी सोसाइटी को सेटअप करते हैं जो कि गरीब लोगों को सस्ते दाम पर जो सामान है वो अवेलेबल करवाए। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कॉर्पोरेटिव।
आज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु में 94% ऐसी दुकानें हैं जो कि कॉरपोरेटिव के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें कि उन्हें बहुत फेयर प्राइस पर सामान अवेलेबल करवाया जाता है। दिल्ली मदर डेयरी इन मेकिंग स्ट्राइड इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर एट कंट्रोलिंग रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जैसे दिल्ली में कुछ मदर डेयरीज वगैरह हैं और मिल्क और वेजिटेबल्स जो हैं उनको उन शॉप्स पर इजीली अवेलेबल कराई जाती हैं, और क्या होता है इनकी जो रेट होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट तय करती है। अमूल डेयरी जो कि गुजरात में है वो इस रेवोल्यूशन में आगे बढ़ रही है, और काफ़ी सारे जैसे वाइट रेवोल्यूशन वगैरह हुए, उसके बाद जो कॉरपोरेटिव्स थे वो और भी ज़्यादा डेवलप होने लगे और उन्होंने और भी बड़े बड़े काम करना चालू कर दिए थे। जैसे महाराष्ट्र में है ADS NGO वगैरह चलाते हैं, वो ग्रेन वगैरह जो ग्रेन बैंक वगैरह होते हैं वो अवेलेबल कर उनके लिए गरीब लोगों के लिए वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं फूड सिक्योर। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की योजनाएं, अलग अलग तरह की स्कीम्स चला के हमारी गवर्नमेंट जो है वो फूड अवेलेबल कराती है हमारी कंट्री के पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, ताकि वो कोई भी भूखा ना सो सके। तो ये था हमारा चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये यहीं पे ख़त्म होता है। आगे का वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के बाद का चैप्टर पढ़ाएंगे और इसका PDF हम आपको आज ही सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।